नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के जो जलडमरू मध्य हैं उनके बारे में। पिछली कक्षा में हमने सागरों पर चर्चा की थी, तो इस कक्षा में सागरों को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य हैं जो कि अटलांटिक में स्थित हैं उन पर बात करेंगे। शुरुआत हम जैसा कि हमेशा करते हैं सबसे उत्तरी क्षेत्र से करने वाले हैं, और सबसे उत्तर में हमारे पास जो पहला जलडमरू मध्य आता है उसका नाम है डेनमार्क जलडमरू मध्य, या फिर इसको हम जानते हैं दूसरे नाम से ग्रीनलैंड जलडमरू मध्य। तो चूंकि आपको सभी को पता है कि ग्रीनलैंड जो है ये आपके डेनमार्क देश जो कि कुछ यहाँ पर है, देखिए, ठीक है। तो ये जो डेनमार्क है इसी डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, और इसीलिए डेनमार्क और आयरलैंड के बीच में स्थित ये जो एक चैनल या एक जो स्ट्रेट है या जो जल संधि है, इसको हमने क्या नाम दिया है? डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। ये डेनमार्क स्ट्रेट जो है जोड़ती है आपके एक तो जो यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड सी है, ठीक है, उसे किसके साथ में? नीचे अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से को, ये यहाँ वाला जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को हम बोलते हैं इरमिंगर सागर, ठीक है। तो इरमिंगर सागर को और आपकी ग्रीनलैंड सागर को जोड़ने का काम डेनमार्क जल संधि करती है। यही डेनमार्क जल संधि आपके ग्रीनलैंड और आपके आयरलैंड, इन दोनों आइसलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो है इन दोनों द्वीपों को भी आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो पहली हमारी जल संधि जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है वो है डेनमार्क जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक और जल संधि आती है जो बिल्कुल इसके उत्तरी क्षेत्र में है, और इसको आप मतलब दुनिया की सबसे उत्तरी जल संधि भी मान सकते हो। दरअसल मैंने आपको ये स्वालबार्ड क्षेत्र बताया था, ठीक है। आपके किस हिस्से में जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नॉर्वे है, तो नॉर्वे का ही स्वालबार्ड क्षेत्र है जिसको हमने स्पिट्सबर्गन भी बोला था पहले। तो जो स्वालबार्ड क्षेत्र है, इसी स्वालबार्ड क्षेत्र को जो मूल आपका आर्कटिक क्षेत्र जो है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका आर्कटिक है, तो आर्कटिक और स्वालबार्ड को अलग करने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? आपके ये जलडमरू मध्य कर रहा है एक, और इसका नाम है फ्रेम जलडमरू मध्य। क्या नाम है? फ्रेम जलडमरू मध्य। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी इस पर दे देता हूँ। यहाँ पर है आपका फ्रेम जलडमरू मध्य, इसका नाम है फ्रेम जलडमरू मध्य, और ये फ्रेम जलडमरू मध्य आपके ग्रीनलैंड सागर को, देखो यहाँ पर ये ग्रीनलैंड सी है अपना, तो ग्रीनलैंड सागर को किसके साथ जोड़ रहा है? आगे उत्तर में ये नॉनसेन प्रायद्वीप है, यहाँ पर जो प्रायद्वीप है उसको हम बोलते हैं नॉनसेन। ये जो ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है? आपका नॉनसेन बेसिन इसको कहा जाता है, नॉनसेन बेसिन। और इसके दक्षिण में क्या क्या हो गया? यहाँ पर ग्रीनलैंड सी है और यहाँ पर आपका नॉर्वेजियन सी है। तो ये नॉर्वेजियन सी और ग्रीनलैंड सी को अलग करता है आपके नॉनसेंस के प्रायद्वीप से, या फिर इनको जोड़ने का काम करता है। इसके एक और स्थल के रूप में स्वालबार्ड क्षेत्र है जो कि नॉर्वे के अंतर्गत है, और दूसरी ओर आपका आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी जल संधि जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेम जल संधि। ये लगभग 81, कहाँ पर है? 81 डिग्री नॉर्थ। तो आप देख लीजिए 81 डिग्री नॉर्थ जो कि सबसे उत्तरी छोर लगभग मान सकते हैं हम, उत्तरी छोर पर स्थित संधि भी हम इसको मान सकते हैं जल संधि के रूप में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला जो हमारा क्षेत्र है। तो अगला क्षेत्र हमारा आ जाता है बिल्कुल यूरोपीय क्षेत्र में। तो यूरोपीय क्षेत्र में आपको जो अटलांटिक में अगली संधि मिलती है वो संधि ना होकर के एक चैनल है, और इसका नाम है इंग्लिश चैनल। मैं आपको इंग्लिश चैनल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इंग्लिश चैनल की सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि ये इंग्लिश चैनल जो है आपके इंग्लैंड को अलग करता है फ्रांस के साथ, या मुख्य भूमि जो यूरोप की है उससे अलग करता है। इंग्लैंड और बीच में आपके फ्रांस, इधर एक तरफ इसके फ्रांस है और दूसरी तरफ इसके इंग्लैंड स्थित है, ठीक है। ये जो इंग्लिश चैनल है अगर इसकी बात करें तो इंग्लिश चैनल का लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक की लगभग कितनी है? 560 किलोमीटर के करीब। 560 किलोमीटर लंबाई में इंग्लिश चैनल स्थित है। इसका ये वाला हिस्सा काफ़ी चौड़ा है, मतलब एक और जहाँ पर ये लगभग 240 किलोमीटर चौड़ाई रखता है, वहीं पर जिस स्थान पर आपके जो सबसे नज़दीकी हिस्सा आता है फ्रांस का और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं डावर स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम? डोवर स्ट्रेट या डावर जल संधि। तो ये जो डावर जल संधि है जो कि इसके बिल्कुल मुहाने पर है, इस डावर संधि पर यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो जाती है केवल 34 किलोमीटर,
एक और जहां पर ये 240 किलोमीटर चौड़ी है इंग्लिश चैनल, वहीं दूसरी और ये 34 किलोमीटर चौड़ी है डावर जल संधि के नजदीक। तो चैनल का जो उत्तरी मुहाना है, या जिसको हम बोलेंगे पूर्वी मुहाना, वो कहलाता है डावर जल संधि के रूप में। और ये मान के चलिए कि ये ब्रिटिश जो इंग्लिश चैनल है, इस पर हमेशा से जो है इंग्लैंड का कब्जा रहा है, और इस कब्जे की वजह से इंग्लैंड सदियों तक नौसैनिक शक्ति बना रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक इसको माना जाता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक रक्षा तंत्र भी है, क्योंकि ये इसको मुख्य भूमि से अलग करता है, ताकि जो बाहर से या दूसरे देशों से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो आपके नीदरलैंड, बेल्जियम में किसी भी क्षेत्र से, खास करके फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं। तो फ्रांस से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे, जिनमें से भले ही वो नेपोलियन हो या फिर जर्मनी से आने वाला एडोल्फ हिटलर हो, उन सबको रोकने में इस इंग्लिश चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग एरिया भी है, क्योंकि यहाँ से दुनिया भर का जो व्यापार है, व्यापारिक जहाज जो है, वो यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो ये है आपका इंग्लिश चैनल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें और भी चैनल्स मिलते हैं, जैसे कि हमारा एक ये चैनल आपको दिख रहा होगा, सेंट, जिसको बोलते हैं हम जॉर्ज चैनल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा चैनल क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल के बाद में सेंट जॉर्ज चैनल जो है, ये आपके आयरिश सी को अलग करता है सेल्टिक सी से। यहाँ पर ये सेल्ट जॉर्ज चैनल है, तो आयरिश सी जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड की यूनाइटेड किंगडम के बीच में स्थित है, उस आयरिश सी को ये सेल्टिक सी से अलग करने का काम करता है। और इसी के दक्षिण में यहाँ पर ब्रिस्टल चैनल भी स्थित है। ठीक है, तो ये आपके तीन मुख्य चैनल हैं, इंग्लिश चैनल, ब्रिटिश चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल। तो यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इन चैनलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए इस तरह से। तो आई होप आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया आता है, जहाँ पर कोई चैनल हमको दिखाई देता है, तो उसके रूप में हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किसे देखते हैं? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, ये आपके जोड़ती है दो प्रमुख क्षेत्रों को, और ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक और तो जहां पर हमें देखने को मिलता है भूमध्य सागर। ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर हो गया इधर, और दूसरी ओर हमको देखने को मिलता है अटलांटिक सागर। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। बिल्कुल सकरा सा जलडमरू मध्य है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगर स्थल क्षेत्र की बात करें तो यूरोप में ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको दिख रहा है स्पेन का एरिया है, और इसको हम जो नाम देते हैं वो बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। ये देखो, ये नाम लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं हम इसको? इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला। तो इबेरियन पेनिनसुला जो है, या इबेरियन प्रायद्वीप को ये अलग करने का काम करता है। किससे? आपके मोरक्को से। तो ये मोरक्को है इधर। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में है, इबेरियन पेनिनसुला यूरोपीय महाद्वीप में है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा चैनल जो कि यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है, तो वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और केवल यहाँ पर जो दूरी है दोनों बिंदुओं के बीच, वो है 13 किलोमीटर की। ठीक है, 13 किलोमीटर, मतलब आप इधर से खड़े होकर इधर का तट आराम से देख सकते हो, इस तरह की स्थिति है। तो 13 किलोमीटर का ये एक क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। भूमध्य सागर को ये अटलांटिक सागर से और स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करता है। इसके बाद अगर मेडिटेरियन सी की बात करूँ, तो मेडिटेरियन सी में भी हमको जो है कुछ जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। खास करके एक जलडमरू मध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस जलडमरू मध्य को हम नाम देते हैं सिसिली जलडमरू मध्य। क्या नाम देते हैं? सिसिली जलडमरू मध्य। ये कहाँ पर है बेसिकली? सिसिली जलडमरू मध्य आपका स्थित है, ये देखिए, जो ट्यूनीशिया है, जो कि अफ्रीका में है, उस ट्यूनीशिया के, और इधर आपका जो सिसिली द्वीप है, जो कि आपका इटली में आता है। ठीक है, ये सिसिली द्वीप है। तो सिसिली द्वीप और ट्यूनीशिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है, ये आपका सिसिली जलडमरू मध्य स्थित है। ठीक है, सिसिली स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी ट्यूनीशिया और जो सिसिली प्रायद्वीप है, या सिसिली द्वीप जो कि स्थित है, इन दोनों के बीच में ये स्थित है। इन दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ट्यूनीशिया
और माल्टा बैंक, जबकि उत्तर की दिशा में आपके सिसिली जो कि इटली का द्वीप है उनको ये अलग करने का काम करता है। इसी तरह से ये कह सकते हैं हम कि पूर्वी और पश्चिमी भूमध्य सागर को भी ये जोड़ता है। इधर आपका पूर्वी भूमध्य सागर हो गया, ईस्ट मेडिटेरियन सी, और इधर आपका वेस्ट मेडिटेरियन सी या पश्चिमी मेडिटेरियन सागर हो गया। इन पर हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े और देखते हैं कि अगला हमारा जो जलडमरू मध्य है वो हमको कहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर आपको और कोई जलडमरू मध्य नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह से कोई और हमको क्षेत्र पानी का अलग से नहीं मिलता जहाँ पर कोई अलग से दो सागर हों पूरे क्षेत्र में। अब हम चलते हैं नीचे से होते हुए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं कैरेबियन प्रायद्वीप जो है ना हमारा इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कैरेबियन प्रायद्वीप है, कैरेबियन पेनिनसुलाज, और ये सारा आ जाता है जहाँ पर आपको क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिकन, प्योर्टो रिको, डोमिनिका, सेंट लूसिया से बहुत से देश देखने को मिलते हैं। तो ये कैरेबियन सी का एरिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये कैरेबियन सागर है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये तीन बड़े जल क्षेत्र हैं। तो इन तीनों को अलग करने वाले जो चैनल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम गल्फ ऑफ मैक्सिको और आपके अटलांटिक महासागर के बीच में यहाँ पर एक चैनल स्थित है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा या फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। तो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य जो है वो आपकी जो क्यूबा है, नीचे आप देख रहे हैं ना ये फिदेल कास्ट्रो वाला क्यूबा है जहाँ मिसाइल संकट 1961 में देखने को मिला था। हवाना इसकी राजधानी है, याद रखने लायक चीजें हैं। तो क्यूबा जो है इसको अमेरिका का जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ठीक है, उससे अलग करने का काम कौन करता है? स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है और मैक्सिको की खाड़ी जो कि यहाँ पर है और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम ये करता है। तो फ्लोरिडा की जल संधि कहाँ पर स्थित है? आपकी क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो स्थल क्षेत्र है उनके बीच में, ठीक है। यहीं पर एक और हमको जो चैनल देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये यूकाटन करंट बह रही है, ठीक है। इसी को हम कैरेबियन करंट भी कहते हैं कई बार। तो इन पर हम आगे पढ़ेंगे, धाराओं के बारे में जब चर्चा करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ से यूकाटन करंट फ्लो होता है और फिर आगे जाकर के स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा में जाता है, तो यहाँ पर ये अलग करता है आपकी कैरेबियन सी को किसके साथ? गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। और यहीं से ये जो मार्ग है इसको हम बोलते हैं यूकाटन चैनल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? यूकाटन चैनल या फिर स्ट्रेट ऑफ यूकाटन, दोनों ही आप कह सकते हो, दोनों ही नाम इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ यूकाटन या फिर यूकाटन चैनल, ये देखिए इसको हम बोलते हैं यूकाटन चैनल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं यूकाटन पेनिनसुला। किस नाम से जान रहे हैं? यूकाटन पेनिनसुला। तो यूकाटन पेनिनसुला को आपके क्यूबा जो है उन दोनों के बीच में ये चैनल स्थित है और यूकाटन पेनिनसुला के नज़दीक होने की वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं? यूकाटन चैनल। ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। तो ये जो यूकाटन पेनिनसुला ये किसका हिस्सा है? आपके मैक्सिको देश का हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर आपका मैक्सिको है तीसरा सबसे बड़ा देश इस क्षेत्र का, कनाडा और अमेरिका के बाद में। ये देखिए ये मैक्सिको सिटी वाला क्षेत्र आ गया। फिर यहाँ पर छोटे छोटे देश है, जैसे कि यहाँ पर आपका ग्वाटेमाला हो गया, यहाँ बेलीज हो गया, फिर आपका होंडुरास हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, और अंतिम देश के रूप में ये कोस्टा रिका हो गया, और अंतिम देश के रूप में पनामा। पनामा आपकी किसका हिस्सा है? साउथ उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो देश है आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोलंबिया। तो कोलंबिया और पनामा, कोलंबिया आपके साउथ अमेरिका में है और पनामा आपके नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हम बोल सकते हैं इसको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की बॉर्डर ये बनाती है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्यों बोल रहे हैं? दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्थित है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अच्छा, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि यहाँ के बहुत से ऐसे शहर है, बहुत से ऐसे, जैसे कि मैक्सिको तक तो आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप यहाँ आते हो, जैसे कि ग्वाटामेला की बात करते हो, होंडुरास की, अल सल्वाडोर की, निकारागुआ की, कोस्टा रिका की या पनामा की, तो इन सभी देशों को हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल अमेरिकन देश, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज इनको बोलते हैं हम। ये सारी की सारी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्यों बोली जा रही है? क्योंकि पनामा तो है ही, यहाँ पर आप देखिए कि ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं।
क्योंकि ये दोनों महाद्वीप जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इनके बीच में स्थित है। क्योंकि अगर मैं पनामा पनामा की बात करूँ तो ये बॉर्डर बनाती है आपके साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में। हालांकि इसको भी हम सेंट्रल अमेरिका के ही अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो गई आपकी युकाटन चैनल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो एरिया जहाँ पर चैनल्स की संभावनाएं होती है वो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को जो क्षेत्र आपके अटलांटिक महासागर से अलग करता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है कैबोट जलडमरू मध्य। क्या शब्द है? कैबोट जलडमरू मध्य। चलिए इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया आपका कैबोट जलडमरू मध्य। सबसे पहला जलडमरू मध्य अगर हम कोई देखेंगे यहाँ पर तो पहला है यहाँ पर कैबोट जलडमरू मध्य। ठीक है, ये हो गया आपका कैबोट जलडमरू मध्य। इसी तरह से यहाँ पर आपको इस जगह पर एक और जलडमरू मध्य देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं कांसो जलडमरू मध्य। और एक जलडमरू मध्य आपको यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला, और इसको हम बोलते हैं बेले आइल के जलडमरू मध्य। बेले आइल के जलडमरू मध्य। तो कैबोट सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य है जो कि अटलांटिक महासागर को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से जोड़ता है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी का जो जल है जो कि 5 विश्व की जो बड़ी झीलें हैं उनके पानी को समाहित करती है और यहाँ पर ला करके उसे प्रवाहित करती है। ये कनाडा का भाग है, मैंने आपको पहले बताया था। न्यू फाउंडलैंड और न्यू स्कोटिया, नोवा स्कोटिया वाला जो क्षेत्र है ये पूरा कनाडा प्रोविंस में आता है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर जो एरिया है, प्रांत है, वहाँ पर ये सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर हमको दिखते हैं लेब्राडोर सी और बैफिन बे, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है हमारा अगला जलडमरू मध्य जिसको हम बोलते हैं डेविस जलडमरू मध्य। तो डेविस जलडमरू मध्य स्थित है आपके नूनावत क्षेत्र के, ठीक है, जिसको हम डेविस द्वीपीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर नूनावत भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो नूनावत क्षेत्र है या बैफिन आइलैंड वाला जो एरिया है, ठीक है, बैफिन आइलैंड, ये बैफिन आइलैंड है और ये आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और बैफिनलैंड के बीच में ये डेविस स्ट्रेट स्थित है और बैफिन की खाड़ी को ये जोड़ती है लेब्राडोर सी के साथ में। बहुत बड़ी स्ट्रेट ये है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो बैफिन बे ग्रीनलैंड दोनों के बीच में ये स्थित है, ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के बीच में, जबकि बाफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी के बीच में। यहीं पर हमको अंदर आंतरिक क्षेत्र में एक और स्ट्रेट दिखती है जिसको हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी या हडसन की स्ट्रेट, सॉरी खाड़ी नहीं, खाड़ी यहाँ पर है, हडसन बे हम यहाँ देखते हैं, जबकि हडसन स्ट्रेट यहाँ पर है जो कि हडसन बे को लेब्राडोर सी और इसके साथ में आपके अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड में कैप चिडले और लेब्राडोर और बैफिन इनको ये जोड़ने का काम करता है। लगभग लंबाई है 750 किलोमीटर। यहाँ आप देख सकते हो कितनी लंबाई में ये विस्तारित है और चौड़ाई लगभग 125 किलोमीटर के करीब है। शुरुआत में जहाँ से एंट्री है वहाँ पर ये लगभग 70 किलोमीटर है, जबकि आगे जा करके ये 240 किलोमीटर, लगभग 3 गुना ज़्यादा चौड़ाई वाला क्षेत्र बन जाता है। तो हडसन बे में एकमात्र जो रास्ता है जो कि इसको जोड़ता है लेब्राडोर सी से, उसके रूप में ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे सारे के सारे जलडमरू मध्य जो कि हमने कहाँ पर देखे, आपके अटलांटिक महासागर में। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ फाइनली, तो आपको याद हो जाएगा हमने कौन कौन से जलडमरू मध्य देखे। सबसे पहले हमने उत्तर से शुरुआत की और पहला जलडमरू मध्य हमारा कुछ यहाँ पर हमने देखा जिसका नाम मैंने आपको बताया था डेनमार्क जलडमरू मध्य। ठीक है, इसके बाद में इसके जस्ट उत्तर में मैंने आपको बताया फ्रेम जलडमरू मध्य। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आ जाइए, इसको हमने बोला था क्या, इंग्लिश चैनल। ठीक है, और यहीं पर मैंने आपको सेंट जॉर्ज चैनल भी बताया था। यहाँ पर हमारी जिब्राल्टर की संधि है या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमारा सिसली जलडमरू मध्य है, ये भी मैंने आपको बताया था। सिसली के बाद में आगे आ जाइए, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं, क्या बोला था हमने, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ पर युकाटन जो पेनिनसुला है इसको ये अलग करता है, तो क्यूबा से, तो युकाटन जो कि आपके कैरेबियन सी और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेंट लॉरेंस में कैबोट जलडमरू मध्य पर हमने बात की। ओके। इसके बाद में हमने बैफिन की खाड़ी जो है इसको जोड़ने वाले डेविस जलडमरू मध्य की बात की। और अंत में हमने यहाँ पर हडसन जलडमरू मध्य जो है उसकी भी बात कर ली। कुल मिलाकर के हमने जो है 10 जलडमरू मध्य जो विशेष हैं आपके अटलांटिक महासागर में, उन पर चर्चा की है। इनके आप नाम याद कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो मैं नोट्स प्रदान करने वाला हूँ उनमें पढ़ लीजिए। चलिए तो दोस्तों, अगली कक्षा में हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण करंट्स यहाँ पर फ्लो होते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।